करोड़ों राम भक्तों की आस हुई पूरी। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी ने रखी नींव। पूरा देश बना इस ऐतिहासिक पल का साक्षी। और अयोध्या में रचा गया इतिहास। 500 साल के बाद मंदिर निर्माण की नींव पड़ी। राम मंदिर के निर्माण के लिए पहली ईंट रखते ही भगवान राम का वनवास हुआ खत्म। जश्न में डूबा है पूरा देश। और उधर सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के केस की सुनवाई हुई। केंद्र ने बिहार सरकार की सीबीआई जांच की मांग को किया मंजूर। कोर्ट ने कहा बिहार पुलिस के अधिकारी को मुंबई में क्वारंटीन करने से गलत संदेश गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 1 साल पूरे हुए। पिछले 1 साल के दौरान विकास कार्यों में आई तेजी। सरकार की 50 नए डिग्री कॉलेज खोलने की योजना। सुरक्षा एजेंसियों का दावा, आतंकवाद में भी कमी आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ और आज हम बात करेंगे राम की। आज एक ऐतिहासिक दिन रहा। राम भारतीय मानस में अलग अलग रूपों में वर्णित हुए हैं और अलग अलग रूपों में विराजते हैं। राम वो हैं जो वाल्मीकि के रहे हैं, राम वो हैं जो कबीर के रहे हैं, राम वो हैं जो मीरा के भी रहे हैं, और राम वो भी हैं जो तुलसीदास के रहे हैं, मलुकदास के रहे हैं, रैदास के रहे हैं। और एक राम वो भी हैं जो इस कलयुग में त्रेता युग से जो राम एक नायक के रूप में उभरे, इस कलयुग में बीजेपी के भी रहे। और वही राम जो हिंदुओं के पहचान रहे, हिंदुत्व के भी पहचान बन गए। उसी राम के नाम पर लड़ाई हुई, उसी राम के नाम पर राजनीति हुई, उसी राम के नाम पर अदालत में कार्रवाई हुई। और आज उसी राम के नाम पर एक भव्य मंदिर निर्माण की नींव भी पड़ा। अयोध्या में आज इतिहास रच दिया गया। वर्षों तक अदालत में मामला चलने के बाद आज अयोध्या में राम मंदिर की नींव पड़ गई और इस तरह से घटघटवासी राम को एक आश्रय मिल गया, ऐसा पार्टियों का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर का जब भूमि पूजन किया तो कई हृदय ऐसे थे जो हर्षोल्लास से भर गए थे और कई हृदय ऐसे भी थे जो पुराने दुख भरी यादों से गमगीन हो रहे थे। करीब 500 साल बाद आज यानी 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ। आज देश की बात में बात हम उस राम की करेंगे जो घट घट वासी रहे हैं, सबके हृदय में बसते हैं। और तुलसीदास के शब्दों में कहा जाए तो रामचरण अनुरागी रहना सबसे शुभ कार्य होता है। लेकिन उसी राम को लेकर किस तरह की सियासत हुई और आज जब इस ऐतिहासिक दिन को रचा जा रहा था तो किस तरह के नज़ारे रहे और आज के दिन से कैसे इशारे मिले, ये भी आज देश की बात में होगा। हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने आज जब राम मंदिर की आधारशिला रखी तो क्या क्या रहा, कैसा रंग रहा, कैसे खूबसूरत नज़ारे रहे, कैसी बातें रहीं, कैसी सियासत रही। पीएम मोदी ने देश को भी संबोधित किया और आज पहली बार जो कि एक तरह से कहा जाए तो अभी तक जो राम आंदोलन रहा है उसमें उसका नारा जय श्री राम रहा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला के मंदिर की स्थापना की जब नींव के लिए पत्थर डाल रहे थे, उन्होंने सियावर रामचंद्र की जय का उद्घोष किया और अपने संबोधन में भी बार बार उन्होंने सिया राम की बात कही है। इससे क्या संदेश मिलता है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और प्रधानमंत्री की बातों के पीछे के जो पृष्ठभूमि है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और आज वहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी थे, उनकी भी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। योगी आदित्यनाथ के लिए वाकई ये एक ऐतिहासिक दिन रहा है और एक तरह से समझा जाए तो कल्पना का सच हो जाने जैसा है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था आडवाणी जी के राम रथ यात्रा के साथ, एक तरह से सियासी आंदोलन इसको कहा जाए,
तब जब शुरू हुआ था और तब भी, और उसके पहले जब महंत अवैधनाथ ने इस पूरे आंदोलन को हवा दी थी और पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तब योगी आदित्यनाथ बच्चे ही थे और आज वो मुख्यमंत्री हैं और वहाँ पर आज इतना बड़ा भव्य आयोजन करने का सौभाग्य उनको मिला है, ऐसा उन्होंने कहा है। किस तरह से इसे लेना चाहिए और किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने लिया है, हम आपको ये भी दिखाएंगे। जब राम की बात चल रही है तो तरह तरह के नज़ारे थे, तरह तरह के राम थे, राम के अलग अलग रूप थे और राम को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश चल रही थी। एक सियासी समझ थी, एक सात्विक समझ थी, एक साधुओं की समझ थी, एक जानकारों की समझ थी, एक आम आदमी की समझ थी जिसके हृदय में राम बड़े ही सहज तरीके से बसते हैं। उन तमाम समझ को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एक समझ और भी थी और वो समझ थी एक व्यापारी राम की। रामदेव वहाँ पर थे और आज उन्होंने कैसे यहाँ पर भी कोरोना के समय कोरोनिल का प्रचार किया, हम आपको ये भी दिखाएंगे। पूरे अयोध्या के नज़ारों के साथ आपको हम अयोध्या नगरी के दर्शन कराएंगे। कहा जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से कि तीर्थ स्थल अगर आप न जा पाएं तो तीर्थ नगरी के दर्शन भी हो जाएं तो पुण्य आपको उतना ही मिलता है। तो इस पुण्य नगरी का आपको हम दर्शन कराएंगे और कुछ ऐसे चेहरे रहे जो आज वहाँ नहीं दिखे, उन चेहरों के का जो इतिहास रहा है वो भी समझेंगे और जो उसका जुड़ाव रहा है राम मंदिर से वो भी हम आपको दिखाएंगे। इन तमाम खबरों के बीच हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जब कहा कि भय बिन हो ही न प्रीति, सुंदरकांड के इस दोहे को कहने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का संदेश क्या था, क्या कहना चाह रहे थे, किसको भय करने की ज़रूरत है, कौन ऐसा है जो बिना डर के प्यार नहीं करेगा। ये संदर्भ जब प्रभु श्री राम श्रीलंका पार करना चाह रहे थे और समंदर ने उनको जगह नहीं दी, तब से लिया गया था। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात क्यों कही, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। जानकारों का मानना है, इस पे विभिन्न मत हैं और इन तमाम मतों को आपके सामने रखेंगे और शेष आप स्वयं समझदार हैं। इन तमाम खबरों के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि आज अन्य बड़ी खबरें क्या हुई हैं। गौरतलब है कि जब राम मंदिर की नींव पड़ रही थी उसके ठीक लगभग 18 घंटे पहले पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर को एक नया नक्शा जारी किया और भारतीय कश्मीर को उसने अपने नक्शे में दिखाया। कश्मीर का पूरा प्रदेश उसने अपने देश का हिस्सा बताया है। किस तरह से इसको लिया जाना चाहिए? गौरतलब है कि 370 को आज ही भारत से हटाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के जैसे कहा जाए अधिनायकवाद में उन्होंने आज ही 370 को से आज़ादी दिलाई थी कश्मीर को। ये माना जा रहा है, जानकारों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये उससे जोड़ा जाना चाहिए और जो प्रधानमंत्री मोदी का जो ये दोहा पढ़ा गया है उससे भी उसी से जोड़ा जाना चाहिए। हम आपको दिखाएंगे कि 5 शब्द का क्या मतलब है और इस दोहे का क्या मतलब है, पाकिस्तान के अर्थ में से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इन तमाम खबरों के बीच अदालत की खबरों पर भी हमारी नज़र रहेगी और आज बड़ी जो खबर आई है अदालत से वो है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले की। आज उस पर अदालत ने क्या कहा है हम आपके सामने ये भी रखेंगे और इन तमाम खबरों के बीच आपको कश्मीर भी लिए चलेंगे और जहां पर 370 के हटने का 1 साल पूरा हुआ है, कितना नज़ारा बदला है कश्मीर का, ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा चूँकि आज का दिन ऐतिहासिक है ही, तो आज हम इतिहास की भी बात करेंगे और साथ ही उसको याद करेंगे जो हम सबों के दिलों में बसते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। तो आज का दिन इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गया। भारतीय इतिहास के पन्नों में आज के दिन को विशेष दर्जा मिलेगा। 500 साल से जिस मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों राम भक्तों ने लड़ाई लड़ी, मंदिर निर्माण का प्रण लिया, आज वो पूर्ण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण की नींव रखी और भव्य, दिव्य और अलौकिक राम मंदिर निर्माण के सपने में पंख लग गए। भूमि पूजन के साथ ही राम अब टाट से भव्य मंदिर में ठाट से विराजमान होंगे। पूरे देश राममय के रंग से रंगा हुआ दिखा। देश भर में खुशियां मनाई जा रही हैं, दीप जलाए जा रहे हैं।
कुछ नज़ारे आपके साथ बांटती हूँ। देश के लिए आज ऐतिहासिक पल रहा। सालों से जिसका इंतजार था वो खत्म हुआ। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया तो ऐतिहासिक पल बन गया, जिसका गवाह पूरा देश बना। करीब 500 साल से जिन लम्हों का इंतजार था वो लम्हा अवध नगरी में फलीभूत हो गया। करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम भक्ति से पूरी तरह ओत-प्रोत नजर आए। जैसे ही वो राम की नगरी अयोध्या पहुँचे, रामलला के दर्शन किए तो उन्होंने रामलला को साष्टांग प्रणाम किया। भूमि पूजन स्थल पर पहुँचे तो माथे पर मिट्टी लगाकर संकल्प लिया, फिर खुद जजमान बनकर भूमि पूजन की प्रक्रिया की। इसके साथ ही बेहद शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ और इसके साथ ही भव्य, दिव्य और अलौकिक राम मंदिर निर्माण का काम भी शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी। भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त 12:44 पर था, लेकिन उससे पहले पूरे विधि विधान से इस महाआयोजन की शुरुआत हुई। 12:07 पर पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए पहुंचे। 2 मिनट के अंदर ही भूमि पूजन की शुरुआत हो गई। यजमान के रूप में प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन स्थल पर एक ओर बैठ चुके थे। प्रकांड विद्वानों ने मंत्रोच्चार शुरू किया तो पूरा अयोध्या गूंज उठा। इस पल का गवाह बनने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पूजा में शामिल होकर इतिहास के पात्र बन गए। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान का न्याय प्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर भारतीय संस्कृति का दर्शन देगा, अनंत काल तक मानवता को प्रेरणा देगा। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 सदी के बाद आज 135 करोड़ भारतवासियों का संकल्प पूरा हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस घड़ी की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और प्रयासों के कारण आज संकल्प पूरा हो रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवसाद होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। अब भूमि पूजन तो हो गया, बस भव्य दिव्य मंदिर तैयार होने वाला है। करोड़ों राम भक्त आज खुशियां मना रहे हैं, दीप जला रहे हैं, क्योंकि उनके सालों की मुरादें पूरी हो रही है। राम मंदिर निर्माण की नींव डाल दी गई है। अब भगवान भव्य मंदिर में जल्द विराजमान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। और कहते हैं कि इकबाल ने एक बड़ा ही अच्छा शेर लिखा था भगवान राम पर कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। देखा जाए तो आज प्रधानमंत्री मोदी जब भी मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो अक्सर पारंपरिक परिधान को ही प्राथमिकता देते हैं और इसके साथ ही उनके कपड़ों में स्थानीय संस्कृति की छाप देखने को मिलती है। आज के कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी खास धोती कुर्ता पहने नजर आए। बिल्कुल पूर्वांचली लुक लिए हुए उन्होंने भगवा रंग का कुर्ता और धोती पहनी हुई थी और जिस इमाम हिंद की पूजा वो करने गए थे वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जैसी बातें कही, जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा शारीरिक विन्यास रखा और जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा परिधान रखा, कहीं न कहीं इस बात की ताकीद उन लोगों के मन में हो रही थी कि वो एक ऐसे जननायक के
छत्र छाया में हैं, जो ऐसी बातों को पूरा करता है जो असंभव सी दिखती थी। प्रधानमंत्री मोदी की ये कोशिश, जिसको बहुत जानकार कहते हैं कि वो अपनी ब्रांडिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आज एक बार फिर से उन्होंने अपने आप को इमाम, भारत का जो इमाम है, उस तरह से ब्रांडिंग अपनी की। और इसके अलावा जाहिर सी बात है कि पसंद तो सबको आई है। आप प्रधानमंत्री मोदी की छवि, बॉडी लैंग्वेज, इसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने जो कुछ भी किया, हर एक चीज़ का एक मतलब था। आप इस रिपोर्ट में देखिए कैसे आज वो बदले से नजर आए। अयोध्या में राम भूमि पूजन के ऐतिहासिक दिन के लिए पीएम मोदी ने पारंपरिक धोती कुर्ता को चुना। पीएम मोदी ने गोल्डन येलो रंग का कुर्ता पहना हुआ था। धार्मिक कार्यों में पीला रंग बेहद शुभ माना जाता है। इसी को देखते हुए रामलला की पूजा के लिए पीएम मोदी ने खास पारंपरिक पीताम्बरी धोती और सुनहरा कुर्ता चुना। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ के लिए इस रंग को पवित्र माना जाता है। मोदी इससे पहले भी देश विदेश के कई धार्मिक स्थल पर जा चुके हैं। पीएम मोदी जब भी मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, अक्सर पारंपरिक परिधान को ही प्राथमिकता देते हैं और स्थानीय संस्कृति की झलक भी उनकी वेशभूषा में दिखाई देती है। दक्षिण भारत के मंदिर में दर्शन करते वक्त पीएम मोदी धोती पहने नजर आए थे। पीएम मोदी 15 जनवरी 2019 को केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां का पारंपरिक अंग वस्त्र भी पहना था। जबकि 2017 में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व के समापन समारोह में शामिल होने के लिए मोदी पटना साहिब गए थे। इस दौरान उन्होंने कुर्ता पजामा के साथ सर पर भगवा रंग की पगड़ी भी पहनी हुई थी। 2019 में कुंभ मेले के समापन पर पीएम मोदी ने भगवा रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था। इस दौरान पीएम ने गंगा स्नान भी किया था। पीएम मोदी 2019 में बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी की खास ड्रेस लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई थी। पीएम मोदी ने ग्रे कलर का पारंपरिक जोबा पहना हुआ था और कमर में उन्होंने केसरिया रंग का पट्टा बांधा हुआ था। साथ ही सिर पर हिमाचली टोपी भी पहनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे राम की माया है। दुल्हन दास ने लिखा था, राम तोरी माया नाच नचावे। भक्ति काल के एक बड़े कवि के रूप में कबीर दास की परंपरा में उन्होंने लिखा कि राम तोरी माया नाच नचावे, जोरत तुरे नेह सुत मोरो निर्वारत और अझुरावे। यानी कि राम, तुम्हारी माया ऐसी नाच नचाती है कि मैं इन्हीं दुनियावी चीज़ों में खो कर रह जाता हूँ। और ऐसे हमारे जो सूत्र हैं मोह के, माया के, कभी जोड़ती है कभी तोड़ती है और मैं इसी में उलझा हुआ रह जाता हूँ। राम की माया ने भारत को आज़ादी के बाद बहुत कुछ दिखलाया। राम मंदिर की माया ने उससे कहीं ज़्यादा दिखाया। और ये माया सीधे सियासत से जब जुड़ गई तो तरह तरह के रंग दिखे, तरह तरह की उलझनें आई और तरह तरह से उसे सुलझाया गया। आज भी कुछ ऐसी ही चीज़ें थीं। राम के माया से एक पार्टी खड़ी हुई और वो पार्टी आगे बढ़ते बढ़ते इतनी शक्तिशाली हुई प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कि आज वो ऐसी लगती है जैसे अजात शत्रु है, विजय है, अविजित है। और अब जबकि वो चेहरे जो कि इस पार्टी को खड़े करने में सबसे आगे रहे, आज कहीं गुम से थे। कुछ चेहरे पहुँचे भी तो सरयू तट पर ही रह गए। वहाँ से आगे आने के लिए उन्होंने कुछ बहाने ढूंढे और नहीं आए। आज का नायक केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी ही रहे। और इसीलिए आज जब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए तो प्रधानमंत्री के तौर पर आज़ादी के बाद पहली बार किसी नेता के द्वारा इस तरह से रामलला का दर्शन किया गया। आमतौर पर राम की माया ने राम से तमाम नेताओं को दूर कर दिया था। हालांकि नरेंद्र मोदी से पहले इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अयोध्या का दौरा किया था, लेकिन उन्होंने राम जन्मभूमि से दूरी बनाए रखी थी। अटल बिहारी वाजपेयी तक ने। ये सभी भगवान श्री राम लला का दर्शन करने से महज इसलिए महरूम रह गए क्योंकि उस समय मामला अदालत में चल रहा था। और इस पूरे युद्ध के, जिसको कह सकते हैं आप आंदोलन कहा जाए, कार सेवा कहा जाए, कुछ चेहरे ऐसे थे जो बड़े
तरीके से उभरे थे और बड़ा एक तरह से उनका नाम हुआ और पूरी उनकी राजनीति ये समझी जाती है कि राम की राजनीति को इस देश में स्थापित करने में उनकी भूमिका रही। आज वो सभी चेहरे कहीं न कहीं गुम थे, लेकिन उन सभी चेहरों का एक मिला जुला चेहरा हम सबके सामने था, जो सबसे शक्तिशाली चेहरा है, और वो चेहरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो इतिहास रच रहा था। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार की सुबह करीब 11 बजे अयोध्या पहुंचने पर सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद सीधे राम जन्मभूमि पर जाकर रामलला के दर्शन किए। राम मंदिर प्रांगण में पौधारोपण करने के बाद शुभ मुहूर्त पर उन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। पीएम मोदी इससे पहले भी 2 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी 1992 में अयोध्या आए थे और इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री रहते हुए अयोध्या जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे, लेकिन रामलला का दर्शन नहीं किया था। वैसे देश की आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर इंदिरा गांधी ने 1966 में अयोध्या का दौरा किया था। अयोध्या में नया घाट पर बने सरयू पुल का लोकार्पण करने इंदिरा गांधी अयोध्या पहुंची थी। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वो वापस लौट गई थी। इसके बाद दूसरी बार 1979 में इंदिरा गांधी का अयोध्या दौरा हुआ था। तब उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर बजरंगबली का दर्शन, पूजन अर्चना की थी। इसके बाद तीसरी बार इंदिरा गांधी 1975 में अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने पहुंची। उन्होंने विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और दिल्ली वापस लौट गई थी। इन तीनों दौरों में इंदिरा गांधी ने रामलला की जन्मभूमि से दूरी बनाई रखी थी। वहीं राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 2 बार पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में एक बार अयोध्या का दौरा किया। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया और 1989 में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। 1984 में राजीव गांधी ने अयोध्या में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी ने अयोध्या से अपने चुनावी अभियान का आगाज किया था। माना जाता है कि अयोध्या से चुनाव प्रचार शुरू करने और राम राज्य की घोषणा के पीछे राजीव गांधी की मंशा परोक्ष रूप से राजनीतिक लाभ लेने की थी। इसके बाद विपक्ष में रहते हुए राजीव गांधी ने 1990 में सद्भावना यात्रा के दौरान अयोध्या पहुंचे, लेकिन रामलला का दर्शन पूजन नहीं किया था। हालांकि साल 2016 में राहुल गांधी और 2019 में प्रियंका वाड्रा ने यहां आने पर हनुमानगढ़ी जाकर बजरंगबली का दर्शन किया था। बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले अटल बिहारी वाजपेयी मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे रामचंद्र दास परमहंस के निधन पर अयोध्या पहुंचे थे। सरयू के तट पर परमहंस को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा था कि राम मंदिर का सपना अवश्य पूरा होगा। इससे पहले भी अटल 2003 में सरयू तट पर आए थे। इस दौरान अयोध्या से गोरखपुर और पूर्वांचल को जोड़ने के लिए सरयू पर बने रेलवे पुल और रेल लाइन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सरयू पर दूसरे पुल और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से अयोध्या को जोड़ने का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया था। 2004 में उन्होंने फैजाबाद हवाई अड्डे पर बतौर प्रधानमंत्री एक बार चुनावी सभा को भी संबोधित किया। हालांकि अपने सभी दौरों के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने राम जन्मभूमि स्थल से दूरी बनाए रखी थी। इस तरह से वे भी अपने जीते जी रामलला और बजरंगबली का दर्शन पूजन अयोध्या में नहीं कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि राम हिंदू धर्म में, हिंदू मानस में एक ऐसे महानायक, महापुरुष, महादेव की तरह से विराजमान हैं जिनकी चुप्पी भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी जितना कि उनकी बोली। कहते हैं कि राजा राम सबके सुनते थे और तब सबकी सुन समझकर, गुनकर ही कुछ बोलते थे। राम ने ही हमें सिखाया था कि चुप रहने का भी अपना महत्व होता है। राम ने ही सिखाया था कि शक्ति का सही वक्त पर प्रयोग करना ही सर्वथा उचित होता है। राम ने ही सिखाया था कि हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जो राजा है आज वो कल रंक हो सकता है, वो गलियों गलियों, वन वन पर घूम सकता है और बाधाओं को, विघ्नों को के साथ लड़ सकता है। जो कुर्सी है वो हमेशा रहती नहीं है। सबसे पहले यदि किसी ने शिक्षा इस बात की दी है तो भारतीय जिसको कहा जाए पुराण में
या भारतीय मनीषी में सबसे पहले ये शिक्षा हमें राम से ही मिलती है कि जो है वो सब माया है। लेकिन इसी राम के नाम ने कईयों का बेड़ा पार किया और महालिप्सा, महालालच, महाइच्छा का भी एक ऐसा प्रदर्शन हुआ कि जिसको जहाँ से मन किया उसने राम को वहीं से परिभाषित करना शुरू कर दिया, राम को अपने हिसाब से परिभाषित करना शुरू कर दिया। इस सूर्यवंशी महानायक के लिए जब आज मंदिर का निर्माण हो रहा है तो तरह तरह की बातें हुई। इसके पहले कि यदि आप बातों को याद रखें तो आपको समझ में आएगा कि सियासत किस स्तर तक गिर सकती है और इसके साथ साथ आपको ये भी दिखेगा कि त्याग और भक्ति की भी भावना किस स्तर तक उदात्त हो सकती है। लेकिन अब जबकि मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम आपको बताते हैं कि अयोध्या नगरी का भविष्य कैसे सुधरने वाला है। भविष्य की अयोध्या अध्यात्म, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम होगी। धार्मिक पर्यटन में दुनिया के सबसे बड़े केंद्र के रूप में इसकी स्थापना करने की योजना है। 251 मीटर की श्री राम प्रतिमा और नव्य अयोध्या इस नगरी का प्रमुख आकर्षण होंगी। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से स्थानीय के साथ साथ देश प्रदेश की आर्थिकी में भी इस जिले की हिस्सेदारी बढ़ेगी। नई अयोध्या में पहुंच भी आसान रहेगी। श्री राम एयरपोर्ट की तैयारी हो रही है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। आने वाली अयोध्या के नज़ारों के साथ एक खास रिपोर्ट। राम मंदिर निर्माण के साथ ही नव्य अयोध्या बनाने का काम शुरू हो गया है। 400 हेक्टेयर में बसाई जाने वाली ये नगरी अयोध्या का आधुनिक चेहरा होगी और विदेशी पर्यटकों को केंद्र में रखते हुए बसाई जाएगी। ये अयोध्या से 10 किलोमीटर दूर शाहनवासपुर ग्राम के निकट बसेगी। नव्य अयोध्या 500 एकड़ में हाईटेक टाउनशिप बसेगी, जिसमें 5 स्टार होटल्स, रिवर साइड रिजॉर्ट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट्स, बेहतरीन सड़कें, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वायर होंगे। सरयू नदी किनारे स्टूडियो अपार्टमेंट बनाने का भी फैसला किया गया है। जीवन के आखिरी समय में लोग इन अपार्टमेंट्स में रहना पसंद करेंगे। कुछ खास धनराशि देकर लोग फ्लैट अपने नाम पर ले सकेंगे, जो निधन के बाद ट्रस्ट की संपत्ति होगी। सरयू में क्रूज भी चलेंगे। ये प्रोजेक्ट पूरा करने में लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। राम वन गमन मार्ग से लिंक होना अयोध्या आने वालों के लिए अतिरिक्त आकर्षण होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर इस जिले के विकास की कुंजी साबित होगा। धार्मिक पर्यटन यहाँ रोजगार की असीम संभावनाएं लेकर आएगा। पर्यटकों से इन जनपद की चौतरफा आय होगी। काशी की तर्ज पर जिले की आर्थिक उन्नति बढ़ेगी। फूड इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और विशेष रूप से एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित गुड़ को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा। ये सब अयोध्या की काया पलट कर देंगे। साथ ही लखनऊ से गोरखपुर 6 लेन हाईवे बनने जा रहा है, जो अयोध्या से होकर गुजरेगा। वहीं शहादतगंज से अयोध्या तक 4 लेन हाईवे होगा। ओवरब्रिज के माध्यम से अयोध्या सीधे हाईवे से जुड़ेगी। अभी तक अयोध्या में एक भी 4 लेन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर आज की सुबह नई सुबह रही, सिर्फ रामनगरी के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के सनातन धर्मावलंबियों के जीवन का एक नया सवेरा रहा। आज ये अवसर यूं ही नहीं आया, इसके पीछे अथक संघर्ष और अनगिनत बलिदान छिपे हैं। आखिर इस दिन, इस पल तक पहुंचने में क्या कुछ हुआ, अगर आप जानना चाहेंगे तो आपके लिए रिपोर्ट है। साल 1925 में मुगल बादशाह बाबर के सिप सलार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि ये जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुम्बद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुम्बदें थी। साल 1949 में असली विवाद शुरू हुआ, जब 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया।
साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने मामले में तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी का गठन किया। साल 1986 में एक याचिका पर फैजाबाद के जिला जज ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए गए। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट। और आज जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हुए पूरे 1 वर्ष हो गए। ब्रेक के बाद सबसे पहले हम यही खबर आपको दिखा रहे हैं। पिछले साल 5 अगस्त को संसद ने अनुच्छेद 370 को खत्म करके इस राज्य का पुनर्गठन किया था। अनुच्छेद 370 समाप्त होने से इस राज्य के लोगों के वे संवैधानिक मूलभूत अधिकार बहाल हुए जो देश के अन्य लोगों को मिले हुए थे। 370 जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान की व्यवस्था करता था, जो कि भारतीय संविधान के भीतर ही था और इसी से इस राज्य को विशेष दर्जा मिलता था। धारा 370 हटने के बाद पिछले 1 साल में कश्मीर में क्या कुछ बदला है, डालते हैं एक नजर। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के 1 साल पूरे हो गए हैं। एक बड़े बदलाव के बाद सरकार तेजी से विकास के मोर्चे पर फोकस करके लोगों का दिल जीतने में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने रिपोर्ट कार्ड में जम्मू कश्मीर प्रशासन की 3 दर्जन उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया। पिछले साल 5 अगस्त को राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के रूप में पुनर्गठित होने के बाद ये उपलब्धियां हासिल हुई है। रिपोर्ट कार्ड के अनुसार जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपने युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर प्रदान करने का विशेष ध्यान दिया है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और भूमि सुधारों के क्षेत्र में प्रगति की है। सूचीबद्ध उपलब्धियों में कुल 25,000 सीटों की पेशकश करने वाले 50 नए डिग्री कॉलेज खुले हैं। 1400 अतिरिक्त मेडिकल पैरामेडिकल सीटों, 5 नए नर्सिंग कॉलेजों और 1 राज्य कैंसर संस्थान के साथ 7 नए मेडिकल कॉलेजों का संचालन हो रहा है। रोजगार के लिहाज से उद्योग लगाने के लिए 6000 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की गई है। करीब 13,600 करोड़ रुपए के 168 MOU दस्तखत किए गए हैं। बीते 1 साल में 7 केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 100% लक्ष्य पूरा करने का दावा जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा किया गया। सेब के लिए विशिष्ट बाजार मुहैया कराया गया है। कुपवाड़ा ऑर्गेनिक खेती का हब बन रहा है। हुनर के नए केंद्र से महिलाओं को आसपास काम मिल रहा है। जबकि 5 साल से अटका श्रीनगर का रामबाग फ्लाईओवर खोल दिया गया है। जम्मू रिंग रोड 1 साल के दौरान 25% बन गई है। जम्मू श्रीनगर मेट्रो के लिए 10,599 करोड़ रुपए का DPR बन गया है। सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि दिलों की दूरियां अगर कहीं हैं, तो आने वाले दिनों में उन्हें भी मिटा दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने बदलाव स्वीकार किया है। स्थानीय प्रशासन ने दावा किया है कि लोगों से जुड़ने के लिए बैक टू विलेज प्रोग्राम काफी सफल साबित हुआ है। इसके तहत गेस्टेड अफसर 2 दिन और रात गाँव में गुजार कर गाँव वालों का फीडबैक लेते हैं और फिर जरूरी निर्णय लेते हैं। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 5 अगस्त से औसतन 5 युवक प्रत्येक महीने आतंकवाद में शामिल हुए, जबकि इससे पहले प्रति महीने ये दर 14 थी।
5 अगस्त के पहले और इसके बाद के आतंकवाद से जुड़े घटनाक्रमों की तुलना करने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादियों की अंत्येष्टि में भारी भीड़ एकत्र होनी भी अतीत की बातें हो गई है, क्योंकि अब कब्रगाहों पर सिर्फ मुट्ठी भर करीबी रिश्तेदार ही देखे जाते हैं। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने पिछले 1 साल के दौरान विभिन्न आतंकी संगठनों के 6 टॉप कमांडर समेत करीब 108 आतंकी मार गिराए हैं, जिसके चलते आतंकवाद पर काफी हद तक काबू पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर अदालत में सुशांत सिंह राजपूत केस में केंद्र ने बिहार की सीबीआई जांच की सिफारिश मान ली है। सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। पटना में दर्ज केस को मुंबई स्थानांतरित करने के लिए अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच में सुनवाई हुई। पीठ ने केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर किए जाने की मांग पर सभी पक्षों को 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अभिनेता की मौत के मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद कि मुंबई पुलिस की पेशेवर प्रतिष्ठा अच्छी है, बिहार पुलिस ऑफिसर को क्वारंटीन करने से अच्छा संदेश नहीं गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस केस में FIR दर्ज करना और जाँच बिहार पुलिस के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, इसे राजनीतिक केस बना दिया गया है। वहीं सुशांत के पिता ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस सबूतों को नष्ट कर रही है। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने 25 जुलाई को रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार के सदस्यों और 6 अन्य के खिलाफ उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर पटना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। रिया ने केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुशांत के पिता ने कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी। इसके बाद बिहार और महाराष्ट्र सरकार ने भी कोर्ट से अनुरोध किया कि इस याचिका पर कोई भी आदेश देने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया कि उभरती हुई फिल्म अभिनेत्री रिया ने अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए मई 2019 में उनके बेटे से दोस्ती कर ली थी। शीर्ष अदालत में उनकी याचिका में चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि राजपूत के पिता ने बिहार के पटना में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। अभिनेत्री ने अपनी याचिका में कहा कि वो और राजपूत लिव इन रिलेशनशिप में थे। राजपूत की मौत और खुद उन्हें हत्या और बलात्कार की धमकियां मिलने के बाद से वो गहरे सदमे में हैं। उन्होंने याचिका में कहा, ये जिक्र करना मुनासिब होगा कि मृतक और याचिकाकर्ता 8 जून 2020 तक करीब 1 वर्ष से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। उसके बाद याचिकाकर्ता मुंबई में अपने आवास पर अस्थायी रूप से चली गई थी। चक्रवर्ती ने याचिका में ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले कुछ समय से अवसाद में थे, इसके लिए दवाएं ले रहे थे और 14 जून 2020 की सुबह उन्होंने बांद्रा स्थित आवास पर खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने कहा कि जब घटना पटना में नहीं हुई तो वहां जांच शुरू करना गलत है। 1 सप्ताह बाद फिर मामले की सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को रेफर करने का फैसला किया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। जनवरी 2019 में संसद द्वारा पारित संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खंड 6 सम्मिलित करने, नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आरक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित किया गया था। अनुच्छेद 15(6) राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 31 के तहत शामिल अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर निजी संस्थानों सहित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इस तरह का आरक्षण किया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि आरक्षण की ऊपरी सीमा 10% होगी, जो मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगी। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने 103वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पेश EWS कोटे की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करके 31 जुलाई 2019 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि क्या इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। कानूनी मसला ये है कि क्या आरक्षण 50% से ज्यादा हो सकता है। देश में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 19 लाख के ऊपर है। अब तक 19 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 51,000 से ज़्यादा मरीज बढ़े हैं। वहीं करीब इतने ही मरीज 51,000 के आसपास ही स्वस्थ भी हुए हैं। उधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के मुख्यमंत्री KVS येदियुरप्पा, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं।
देश में कोरोना संक्रमण में तेजी लगातार जारी है। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 19 लाख को पार कर गया है। बुधवार को कोरोना के 52,509 नए मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार ये लगातार 7वां दिन है जब 50,000 से अधिक कोविड-19 के मामले सामने आए। वहीं अच्छी बात ये है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 12,82,000 के पार पहुंच गई है और जांच में तेजी आई है। पिछले 24 घंटे में 6 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की संख्या अब 19,08,254 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 857 लोगों की जान जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 39,795 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार 12,82,215 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। मरीजों के ठीक होने की दर देश में 67.19% है। वहीं दूसरी ओर मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है और अब ये 2.09% है और 5,86,244 मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कुल मामलों का 30.72% है। संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में 6,19,000 से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया गया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 4 अगस्त तक कोरोना वायरस के लिए कुल 2,14,84,402 सैंपल का टेस्ट किया गया, जिसमें से 6,19,652 सैंपल का टेस्ट मंगलवार को किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच कोरोना से पीड़ित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज अस्पताल से छुट्टी हो गई। बुधवार को उनकी तीसरी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। इससे पहले शिवराज का अस्पताल में भर्ती होने के बाद 2 बार कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। शिवराज ने कहा कि कोरोना योद्धा को मेरा प्रणाम। मैं सभी मेडिकल स्टाफ को हृदय से धन्यवाद देता हूं। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, हमें लापरवाही नहीं करनी है। लापरवाही करने पर ये बीमारी जानलेवा हो जाती है। कोरोना से किसी को घबराना नहीं चाहिए। लक्षणों को छिपाना ही जानलेवा है। चिंता न करें, मस्त रहें, आनंद से बीमारी का मुकाबला करें। चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, उचित दूरी बनाए रखें। लापरवाही करने पर दिक्कत होती है। हमने भी लापरवाही की। मैं खुद कोरोना योद्धा बन गया हूं। कोरोना खत्म करने के लिए सहयोग करें। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हमारा संकल्प है। कोरोना से प्रदेश जीतेगा, देश जीतेगा। शिवराज 25 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिरायू अस्पताल में भर्ती हो गए थे। वे अस्पताल से ही मंत्रालय का काम करते रहे। उधर केंद्रीय जल आयोग CWC ने बुधवार को देश के विभिन्न हिस्सों के लिए अचानक आई बाढ़ को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। CWC की एक ट्वीट के अनुसार गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक उपखंड के कुछ हिस्सों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक उपखंड के कुछ हिस्सों में भी खतरा रहेगा। इस माध्यम से कहा जाए तो कम जोखिम झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ उपखंड के कुछ क्षेत्रों में रहेगा। जल आयोग ने इस क्षेत्र के लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है। उधर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कुछ खास हिस्सों में बुधवार को भारी बारिश हुई, जिसके चलते सड़कों पर पानी भर गया। इस कारण वहां आने जाने वाले लोगों और वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश वाले पश्चिमी उपनगरों में बारिश का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कोंकण में भारी बारिश की संभावना जताई है। दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के आसपास के हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना है। मुंबई सहित पूरे कोंकण में सोमवार शाम से हो रही भारी बरसात से अब तक 7 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। उधर श्रीलंका में आज संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग हुई। महामारी की वजह से प्रचार सोशल मीडिया या डोर टू डोर कैंपेन तक ही सीमित रहा। फिलहाल सत्ता पर 2 भाइयों का कब्जा है, राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। गोतबाया ने 2 मार्च को संसद भंग करके नए आम चुनाव का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना के कारण चुनाव देर से कराए गए। कोरोना महामारी की वजह से श्रीलंका में 2 बार आम चुनाव टलने के बाद बुधवार को मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। चुनावों में राजपक्षे ब्रदर्स की SLPP और पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की SLFP 2 प्रमुख पार्टियां हैं। इनके अलावा SJB, UNP भी बड़ी पार्टियां हैं। SLPP और UNP गठबंधन में है, इसलिए इनका पलड़ा भारी है। सजित प्रेमदासा की SJB वास्तव में UNP से अलग होकर ही बनी। गांव में इसकी अच्छी पकड़ है। इसके अलावा छोटे दल हैं, लेकिन ये कुछ खास क्षेत्रों तक सीमित है।
225 सीटों के लिए कुल 7,452 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 3,652 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से हैं, जबकि 3,800 निर्दलीय हैं। श्रीलंका में 70% सिंहली समुदाय के लोग हैं। ये बौद्ध धर्म मानते हैं, जबकि 12% हिंदू, 10% मुस्लिम और करीब 7% ईसाई हैं। कुल आबादी करीब 2.2 करोड़ है। संसद का कार्यकाल इस महीने अगस्त तक था, लेकिन राष्ट्रपति गोटबाया ने इसे मार्च से ही भंग कर दिया। उस वक्त उन्हें लगता था कि सियासी हवा उनके पक्ष में है, लिहाजा उनका गठबंधन आसानी से 2/3 बहुमत हासिल कर लेगा। लेकिन महामारी की वजह से चुनाव नहीं हो सके। चुनाव में 3-4 बुनियादी मुद्दे हैं। पहला, अर्थव्यवस्था का बेहद खस्ता हाल होना। दूसरा, टूरिज्म सेक्टर का लगभग ठप हो जाना। और तीसरा मुद्दा बेरोजगारी और शिक्षा है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वोट मांगे गए। देखा जाए तो गोटबाया भाइयों को चीन के करीब माना जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के भारत से संबंध बहुत अच्छे हैं। चीन कर्ज बांटो और कब्जा करो की नीति के जरिए श्रीलंका में काफी पैर पसार चुका है। हबनटोटा पोर्ट की लीज पर लेकर वो भारत के करीब पहुंच रहा है। ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये चुनाव भारत को अपनी श्रीलंका पर नई रणनीति बनाने का मौका साबित हो सकता है। श्रीलंका ने भारत से $96 करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए रियायत और मोहलत दोनों मांगी है। माना जा रहा है कि इस चुनाव के बाद भारत इस पर फैसला करेगा। पिछले साल भारत, जापान और श्रीलंका ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ECT पर समझौता करने वाले थे, लेकिन बाद में गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने और उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर फिर विचार किया जाएगा। भारत और जापान इससे नाराज हैं। माना जाता है कि चीन के दबाव में राजपक्षे ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। $70 करोड़ के ECT का मालिकाना हक श्रीलंका के पास ही रहता, लेकिन इसमें जापान की हिस्सेदारी 51, जबकि भारत की 49% थी। ब्यूरो रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं देश की बात। अब देखते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को। और आज ही के दिन 1775 में पश्चिम बंगाल के राजा महाराजा नंद कुमार को कोलकाता में फांसी दी गई थी। महाराजा को ये फांसी ब्रिटिश साम्राज्य से धोखाधड़ी करने के आरोप में दी गई थी। और आज ही के दिन 1991 में न्यायमूर्ति लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। और साल 1945 में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी हवाई जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया था।